नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम समस्त भारतवासियों के लिए यह बेहद गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे देश में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो कि गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में स्थित सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के साधु बेट नामक टापू पर बनाया गया है। विश्व की इस सबसे ऊंची मूर्ति की लंबाई 182 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है, जिसकी ऊंचाई 153 मीटर है। तीसरे नंबर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम आता है, जो कि 93 मीटर ऊंची है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के 138वें जन्म दिवस के अवसर पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का शिलान्यास किया था। तत्पश्चात भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो ने लगभग 5 वर्षों में इस मूर्ति का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया। संयोग यह रहा कि इसी दरमियान नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बन गए, जिन्होंने 31 अक्टूबर 2018 को इस मूर्ति का उद्घाटन किया। यहां विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि मोदी विरोधी कई तत्व यह आरोप लगाते हैं कि इस मूर्ति का संपूर्ण निर्माण भारत के नंबर 1 दुश्मन चाइना की कंपनी से करवाया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि विश्व की इस सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण हिंदुस्तान की ही बहुराष्ट्रीय कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया है। हाँ, यह बात जरूर सच है कि लॉर्सन एंड टुब्रो ने मूर्ति के ऊपर कांस्य लेपन का कार्य टीक्यू आर्ट फाउंड्री से करवाया है, जो कि एक चीनी कंपनी है, और कांस्य लेपन का काम इससे करवाने में भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब मूल बात यह है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी निर्माण स्थल पर सिर्फ विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति ही नहीं है, अपितु यहाँ पर आने वाले आगंतुकों को सर्वप्रथम दर्शन होते हैं नर्मदा मैया के। साथ ही सरदार सरोवर डैम का विहंगम दृश्य देखकर भी वो भाव विभोर हो जाते हैं। यही नहीं, मूर्ति तक पहुंचने के लिए एस्केलेटर का इस्तेमाल करना भी अपने आप में एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ से लिफ्ट के माध्यम से मूर्ति के भीतर बनी दर्शक दीर्घा में पहुंचकर नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध और चारों ओर घनी हरियाली से आच्छादित सघन वन को निहारने का आनंद ही कुछ और है। इसके बाद दर्शक प्रवेश करते हैं एग्जीबिशन हॉल में, और यहीं पर बना हुआ है विशाल म्यूजियम, जहां पर हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यह विस्तृत जानकारी मिलती है कि वो कितने विराट व्यक्ति थे। भारत की आजादी को लेकर गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने जो प्रस्ताव रखा था, उसमें ये प्रावधान था कि ब्रिटिश राज के अंतर्गत आने वाले हिंदुस्तान के 565 रजवाड़े व देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान किसी में भी विलय हो सकती है, अथवा वो चाहें तो दोनों के साथ नहीं जाकर स्वयं को स्वतंत्र भी रख सकते हैं। इस प्रस्ताव के बलबूते ऐसी आशंका उत्पन्न हो गई थी कि आजाद भारत अब एकजुट न रहकर एक बार पुनः छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंटकर खंड खंड हो जाएगा। तब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूरदर्शिता दिखाते हुए अपने निकट सहयोगी सीपी मेनन के साथ मिलकर अधिकांश राजाओं से भारत में शामिल होने संबंधी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। लेकिन दक्षिण तटीय राज्य त्रावणकोर उन प्रथम रियासतों में से एक था जिसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ठीक इसी प्रकार राजपूत रियासत जोधपुर के युवा एवं अनुभवहीन राजा
धनवंत सिंह ने भी पाकिस्तान के प्रति अपना झुकाव दर्शाया। यही नहीं, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान व हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान अली ने स्वतंत्र रहने और जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। जबकि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने संबंधी कोई निर्णय नहीं लेते हुए मौन की स्थिति बनाए रखी। ऐसे में तमाम विपरीत परिस्थितियों का एक साथ मुकाबला करना निसंदेह बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसके बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने असीम धैर्य का परिचय देते हुए और साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर त्रावणकोर, जोधपुर, भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर को एक एक कर भारतीय परिसंघ में शामिल कर ही लिया। जबकि पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना लाख चाहकर भी कुछ नहीं कर सके और अंत में मन मसोस कर रह गए। यही वजह है कि आधुनिक भारत के असल निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा था और उन रियासतों के मगरूर राजा आपस में ही लड़कर एक दूसरे का खून बहाते रहते थे। उस समय विदेशी आक्रांता मुगल हमारी इसी फूट का फायदा उठाकर एक एक करके छोटी बड़ी रियासतों पर कब्जा करते गए। रियासतों पर कब्जा करने के बाद माताओं बहनों की सरेआम इज्जत लूटी गई। जिन अबलाओं को अपनी इज्जत प्यारी थी उन्हें धधकती चिताओं में कूदकर जिंदा जल जाने को मजबूर होना पड़ा। यही नहीं, जो बच गए उन्हें मारपीट कर मुसलमान बना दिया गया। जबकि इसके ठीक विपरीत सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से भारत जो ही एकजुट हुआ और तमाम राज्यों के युवाओं की भर्ती करके समूचे हिंदुस्तान की एक सेना बनाई गई, तब हमने 1947 में कश्मीर में कबायलियों के वेश में घुसे मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। 1965 के भारत पाक युद्ध में भी हमने मुगलों का खूब खून बहाया। 1971 में तो दुर्गा का अवतार कही जाने वाली इंदिरा गांधी ने इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर 90,000 से भी ज्यादा मुगलों को घुटने के बल रेंगने को मजबूर कर दिया। वर्ष 1999 में जब एक बार पुनः पाकिस्तानी मुगलों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास किया तो एकजुट भारत के बांके वीर जवानों ने कारगिल की चोटियों पर ही उन्हें जिंदा गाड़ दिया। यही नहीं, परमाणु बम की गीदड़ बबकी दिखाने वाले पाकिस्तानी मुगलों की तो अब ऐसी दुर्गति हो गई है कि हिंदुस्तान की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके तो कभी एयर स्ट्राइक के नाम पर उन्हें घर में घुसकर मार रही है और वो जान बख्श देने के लिए दुनिया भर में मिमियाते फिर रहे हैं। यह सब संभव हो रहा है भारत के एकजुट होने के कारण, और भारत को एकजुट करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बावजूद दुर्भाग्य यह है कि भारत को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके निधन के बाद इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। तब भला हो गुजरात सरकार का, जिसने 7 अक्टूबर 2010 को इस महानायक की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति बनाने की घोषणा की और चंद वर्षों में ही इस घोषणा को अमली जामा पहनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो मुकाम हासिल करवा दिया जिसके वो असल में हकदार थे। वर्तमान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बन चुका है, जिसे देखने के लिए लाखों पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं और अपना ज्ञान वर्धन करने के साथ साथ हजारों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसे में मुझे तरस आता है उन लोगों की संकीर्ण बुद्धि पर जो अभी भी पूरी बेशर्मी के साथ यह कहते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।